नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। महाविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक पार्टियों ने सदस्यता अभियान को बढ़ाना शुरू कर दिया है। कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। नौजवानों की अहमियत को जानते हुए राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों से ज़्यादातर युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। शनिवार को अंबेडकर छात्र सभा के द्वारा केजीके कॉलेज में छात्र छात्राओं को सभा से जोड़ा गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अंबेडकर छात्र सभा में गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के हितों का विकास होता है, लिहाजा बड़ी संख्या में सभा से जुड़कर अपना लाभ अर्जित करें। इस अवसर पर सुनील सागर, प्रशांत कुमार, सोवित कुमार, रिंकू सिंह, देवांशु सागर, हुकुम सिंह सागर आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन तारा सिंह के द्वारा किया गया। अरे सर, मैं सुनील कुमार सागर, मंडल अध्यक्ष अंबेडकर छात्र सभा से। आज हम उन लोगों की नेतृत्व में आज यहाँ पर हमारे अंबेडकर छात्र सभा की टीम आई और यहाँ पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की? अब तक 5000 स्टूडेंट्स हमारे सामाजिक संगठन से जुड़ चुके हैं, अंबेडकर छात्र सभा से जुड़ चुके हैं और हमारा लक्ष्य है फिलहाल इस महीने के अंत तक, अगले महीने के अंत तक 10,000 छात्रों को जोड़ने का है और 10,000 जोड़ने के साथ साथ भविष्य में ये रहेगा कि ये संख्या हमारी लाखों में पहुँच। जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर लूट की योजना बनाते समय 3 शातिर युवकों को चाकू एवं नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। जीआरपी पुलिस ने शनिवार की सुबह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लूट व जहरखोरान की योजना बना रहे 3 युवकों को हिरासत में लिया। जीआरपी पुलिस के सिपाही गश्त पर थे, तभी उनकी नज़र कोने में खड़े इन युवकों पर पड़ी। पुलिस को देखकर अचानक युवक हड़बड़ा गए और भागने की कोशिश करने लगे। तभी संदेह होने पर जब टीम ने इन्हें पकड़ा और तलाशी ली तो इनके पास से 2 चाकू व नशीला पदार्थ मिला। जीआरपी पुलिस इन्हें पकड़कर चौकी लाई और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया नाजिर उर्फ चिकना पहले भी लूटपाट की घटना में जेल जा चुका है। पकड़े गए अन्य 2 युवकों के नाम आकाश व चितरंजन हैं। इंस्पेक्टर जीआरपी अयूब खान ने जांच पड़ताल के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया। इस अवसर पर इंस्पेक्टर जीआरपी अयूब खान ने अपील की कि यात्रा के दौरान किसी भी अपरिचित से खाने पीने का सामान न लें। जी सर, आज किस रूप में जीआरपी को सफलता मिली? एक 2 लड़के थे, इनके पास में जो है चाकू बरामद हुए हैं और एक के पास में नशे का सामान बरामद हुआ है। इसको एनडीपीएस में जेल भेजा जा रहा है। ये पहले भी जो है इसकी काफ़ी शिकायतें रही हैं और पूर्व में भी जो है ये जेल जा चुका है। जो चाकू वाले लोग हैं ये जो है ये अम्बाला जीआरपी से भी जेल गया है। चोरी का सामान इस पर बरामद हुआ था आरपीएफ अम्बाला से। और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री और तलाशी आ रही कहाँ जो है ये लोग इस प्रकार की घटनाएँ करते हैं। हालांकि जीआरपी अपने कार्य के प्रति मुस्तैद है, लेकिन फिर भी रेल यात्रियों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप जीआरपी इंस्पेक्टर के रूप में? रेल यात्री अक्सर जो है जहरखानी का शिकार हो जाते हैं, तो रेलवे पे जो यात्रा करते हैं उन लोगों से यही हमारी अपील है कि किसी भी प्रकार का कोई भी सामान किसी यात्री से दोस्ती करके कोई खिला देता है, चाय पिला देता है, पानी पिला देता है, केला सेब कोई खिला देता है, फ्रूट्स वगैरह, कोई किसी भी यात्री का कोई सामान ना इस्तेमाल करें। क्योंकि आजकल जो है इस प्रकार के जो है जहरखोरानों के लोग प्रकाश में आ रहे हैं, जो कि केले में, सेब में इंजेक्ट करके दवा नशीली पाउडर को जो है लिक्विड बना के और चाय में, दूध में, पकौड़ियों में, समोसों में, इस प्रकार के उसमें जो है दोस्ती करके उनको खिला देते हैं और वो
उन चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। आगे जाके जब नशे में हो जाते हैं तो उनका सामान ये लोग चोरी कर लेते हैं। तो मेरी यही अपील है कि रास्ते में यात्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति का कोई भी सामान, कोई भी खाने पीने की खाद्य पदार्थ, कोई भी किसी भी कीमत पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। और अक्सर जो है इस प्रकार की घटनाएं लाजपत नगर पुलिस चौकी के पास वाहन चोरों ने एक क्वालिस को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लाजपत नगर पुलिस चौकी के निकट सैनीवाला मंदिर के पीछे सोमवीर सिंह का घर है। सोमवीर सिंह कोरियर कंपनी में कार्यरत है। सोमवीर उर्फ सोनू ने पैसे जोड़ कर किसी तरह से क्वालिस गाड़ी खरीदी थी, जिसे शनिवार को अज्ञात वाहन चोरों द्वारा चुरा लिया गया। वाहन चोर गिरोह का हौसला तो देखिए कि पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर वाहन चोर बड़ी आसानी से बेखौफ होकर क्वालिस साफ कर गए। जब सुबह वाहन स्वामी सोनू को चोरी की खबर हुई तो तत्काल पीड़ित ने 100 नंबर डायल कर घटना की जानकारी पुलिस को कंट्रोल नंबर पर दी, क्योंकि पीड़ित के अनुसार पुलिस चौकी में ताला लटका हुआ था। अब आप ही सोचिए कि अगर चौकी में लटका होगा ताला तो पुलिस कैसे करेगी क्राइम पर कंट्रोल। चोरी की शिकायत पीड़ित द्वारा थाने में दर्ज करा दी गई है। वहीं चोरी के घटनास्थल से चंद कदमों की दूरी पर एक लावारिस मारुति वैन खड़ी हुई मिली। लोगों के अनुसार शायद चोरों के द्वारा ये वैन लाई गई थी। फिलहाल क्रेन की सहायता से मारुति वैन को थाने पहुंचा दिया गया। क्या नाम है आपका? सोनवीर सिंह। जी सोमवीर जी, क्या हुआ है, कैसे गाड़ी चोरी हुई, कौन सी गाड़ी थी? सर हमारी गाड़ी क्वालिस थी, जो कि घर के सामने खड़ी थी। दिल्ली नंबर था गाड़ी का। सुबह रात करीब 2:30 और 2:45 बजे के बीच में गाड़ी चोरी हुई। क्या नंबर था आपकी गाड़ी का? गाड़ी का नंबर था DL 8C 6548। किस कलर की गाड़ी थी ये? चेरी कलर की गाड़ी थी, रेड चेरी कलर की गाड़ी थी। थाने में चोरी की सूचना लिखवा दी आपने? हाँ सर, यहाँ चौकी में गए थे पर चौकी में ताला लगा हुआ था, कोई नहीं था बंदा। फिर हम कोतवाली पहुँचे, कोतवाली में तहरीर दी तो बोले कि गाड़ी की जब रोडों पर खड़ी करोगे तो ऐसे ही होगा। अच्छा, कोई गाड़ी और भी यहाँ मिली है मतलब? हाँ, एक 800 खड़ी थी, वो भी दिल्ली नंबर था गाड़ी का। वो G10 मार्ट के सामने गाड़ी खड़ी हुई है, लावारिस हाथ में। कोई गाड़ी की छेड़खानी करी गई है उसमें, ना बैटरी से स्टार्ट हुई है, वो ऐसी ही गाड़ी खड़ी थी। अब कहाँ है वो गाड़ी? गाड़ी कोतवाली में चली गई, वो पुलिस वाले लेके गए थे। किसी पे शक लग रहा है आपको या क्या लग रहा है? नहीं सर, कोई शक तो कोई। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में सुरक्षित इंजेक्शन व कैंडुला के उपयोग के विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। तीर्थंकर महावीर अस्पताल के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन तीर्थंकर महावीर अस्पताल एवं BD इंडिया बैक्टेन डिगेंसन के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित इंजेक्शन एवं कैंडुला के उपयोग के विषय पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अभिषेक कपूर, निदेशक प्रशासन TMU द्वारा किया गया। नर्सिंग स्टाफ को संबोधित करते हुए अभिषेक कपूर ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन अस्पताल में कार्यरत सभी नर्सिंग स्टाफ के लिए किया जाता है, जिससे आपको नई नई तकनीक की समय समय पर जानकारियां मिलती रहें और पैरामेडिकल स्टाफ सुनिश्चित करे इंजेक्शन सही जगह लगे, बिना दर्द के लगे, सही मात्रा में लगे और प्रयोग के उपरांत सिरिंज का सही प्रकार से डिस्पोजल हो सके, जिससे इसे पूर्ण तरह सुरक्षित बनाया जा सके। अस्पताल जो भी मरीज के हित में नई तकनीक आए उसे सुसज्जित करे। इस प्रकार के आयोजन अस्पताल के साथ साथ आप सभी को नई नई तकनीक से भी अवगत कराते हैं। BD इंडिया के प्रतिनिधि संदीप पांडे, ब्रांच मैनेजर मिस मीनल पाल, मिस्टर शैलेंद्र वैश्य, मिस्टर अनुज, मिस्टर अवनीश, मिस्टर अश्वनी एवं मिस्टर अभिषेक द्वारा सुरक्षित इंजेक्शन तकनीक के विषय में एक डमी रोगी के रूप में प्रयोगात्मक तरीके से इंजेक्शन लगाकर विस्तार से समझाया एवं बताया गया। रोग के निदान में इंजेक्शन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादातर दवाएं इसी के माध्यम से शरीर में पहुंचाई जाती हैं। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का उद्देश्य रहता है कि रोगी को बिना किसी परेशानी के दवाइयां उसके शरीर में सुरक्षित तरीके से प्रवेश कराएं। इंजेक्शन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए संदीप पांडे ने कहा कि 4 बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जिनमें सुरक्षित इंजेक्शन अभ्यास, इंजेक्शन द्वारा कम से कम पीड़ा, स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा एवं निडल स्टिक चोट से बचाव और इंजेक्शन बेस्ड डिस्पोजल एवं
पुनः प्रयोग पर रोकथाम आदि पर विस्तार पूर्वक जानकारियां भी दी गईं। विपिन जैन, संयुक्त निदेशक अस्पताल ने कहा कि विश्व में हजारों लोग प्रतिदिन सिरिंज व निडिल का गलत प्रयोग के चलते एड्स एवं हेपेटाइटिस जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इनमें 60% मामले सुई के गलत प्रयोग से हो जाते हैं। अजय गर्ग, निदेशक अस्पताल ने कहा कि रोगी का एक विश्वास के साथ अस्पताल में अपने कष्ट निवारण के लिए आना होता है। ऐसे में संबंधित लोगों को इससे महत्व और इसकी विशेषताओं के बारे में समझना चाहिए और रोगी को पूरे अपनेपन और स्नेह भरे व्यवहार से उपचार करना चाहिए। कार्यशाला को सफल व्यवस्थाएं देने में विपिन जैन के निर्देशन में सभी कार्य संपन्न कराए गए। सोनिका भटनागर एवं पारुल शर्मा HR विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाएं सफल रूप से संपन्न कराई गईं। इस अवसर पर उप चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VK सिंह, नर्सिंग अधीक्षक श्रीमती CK वाजपेयी एवं श्रीमती सतपाल सिद्धू के साथ ही समस्त नर्सिंग स्टाफ विशेष रूप से उपस्थित रहा। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है। अब समाचारों में आगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष जमशेद आलम खां जब मुरादाबाद पहुंचे तो कांग्रेसियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शनिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष जमशेद आलम खां सूरी मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद पहुंचने पर सभी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि जल्द ही प्रदेश में कांग्रेस अपनी ताकत का एहसास कराएगी। तो वहीं कहा कि इस बार भाजपा को कांग्रेस रोकेगी और अपना खोया हुआ अस्तित्व वापस लाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कुछ पदाधिकारियों को पदभार सौंपे, जिनमें राज्य कोऑर्डिनेटर हाजी शकीर सईद खां को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कुछ पदाधिकारियों को पदभार सौंपे, जिनमें राज्य कोऑर्डिनेटर हाजी सगीर सईद खां को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के मसरूर अहमद खान को जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो शहर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी को चुना गया। प्रदेश उपाध्यक्ष जमशेद आलम खां सूरी ने कहा कि सभी कांग्रेस को मजबूत करेंगे, साथ ही प्रदेश में अपना अस्तित्व वापस लाकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे। ये पहले हमारे कोऑर्डिनेटर थे उत्तर प्रदेश में और मुरादाबाद और बरेली और मेरठ मंडल के प्रभारी थे। चित्रकूट और झांसी के भी प्रभारी रहे हैं और इनको भी अब उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इनकी मेहनत, इनकी लगन और पार्टी के लिए जो इन्होंने एक मेहनत करी है। बुंदेलखंड में ये मेरे साथ थे, वहाँ की गर्मी और वहाँ के लोगों के अंदर जो हमने एक उत्साह देखा कांग्रेस के लिए, और हम तो आज कहने के लिए ये भी तैयार हैं कि अगर मोदी जी चुनाव कराना चाहें तो आज भी उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह वो चुनाव करा कर देख लें कि उनकी क्या पोजीशन है या कांग्रेस इस वक्त किस पोजीशन में है। दूसरे, ये ज़हीर आलम अंसारी को राज्य का मंडल जोन मुरादाबाद का वाइस चेयरमैन और कांग्रेस कमेटी मसरूर अहमद खां जो पार्षद हैं हमारे, उनको ज़िला अध्यक्ष बनाया है। क्या इस वक्त अगर देखा जाए क्या किस तरीके की पकड़ है? हमारी इस तरीके की पकड़ रहेगी कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से झाड़ू देकर लोगों से कहा कि सफाई कर दो, इस तरीके से उनकी सफाई दिल्ली में हो गई। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हमारा तो कुछ नुकसान वहाँ पहुँचा, लेकिन अब हमारा मैदान जो है वो बिहार है। पहले कह चुके कि हम तो डूबेंगे सनम मगर तुमको भी ले डूबेंगे। किस तरीके से हमारा तो सफाया हुआ मगर उनका भी सफाया हो गया। और आज बिहार में वो चुनाव मैदान में है हमारे साथ में, वहाँ संगठन के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका वहाँ पे भी हम सफाया तो आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या बीजेपी को हराने के लिए? हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए नहीं। ये काम तो
जनता का है कि बीजेपी को हराए या क्या करें। वहीं अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी हासिल कर चुके सभी पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया जाएगा और शहर के हर नागरिक की आवाज को बुलंद किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो जन जन पहुँचाएंगे हम, और पहले से हम कार्य कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे। मुरादाबाद के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे उनसे? उनसे यही कहेंगे कांग्रेस से जुड़ेंगे, खासतौर से अल्पसंख्यकों को लेकर साथ चलेंगे, उन्हें पार्टी में शामिल करेंगे। आपको पदभार दिया गया है, अपने उच्च अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे, उनसे क्या? उनके धन्यवाद करता हूँ अधिकारियों का। हमारे सूरी साहब आए हैं जिन्होंने हमें पदभार दिया है, और सिराज मेहंदी साहब हैं। मैं पहले राज्य कोऑर्डिनेटर था, तो मुझे अब वाइस चेयरमैन की मेरी घोषणा की गई है, और माननीय हरीश रावत जी ने दिल्ली बुलाकर सभी कांग्रेसजनों की मौजूदगी में मुझे वाइस चेयरमैन का पत्र सौंपा था। उसी को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ मीटिंग भी की थी, लोगों ने हमारा स्वागत किया, और उसी लोग को लेकर हमने जो ये आज आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं का कि वो जो गैर मुनासिब नीतियाँ हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैस सिलेंडर पर सब्सिडी वापस ले लें लोग। अरे जब पूरा धन यहाँ वापस नहीं आ रहा है उनका पहुँचा हुआ, तो किसी को गैस सब्सिडी से क्या फ़ायदा है? अगर किसी को अपने गैस का सिलेंडर दे रही है तो वो गैस का सिलेंडर खुद जाके अपने पड़ोसी में जाएगा, जाके मैंने तुम्हें एक पड़ोसी को दिया, उनका क्या भरोसा कि वो भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? उन्होंने 15 लाख देने का वायदा किया था गरीबों को, आज तक किसी के खाते में नहीं पहुंचा। 15,000 जो खाते में गरीबों को जमा करवाए थे वो अदानी को उन्होंने जो है लोन दे दिया। वो सब धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी में लगे हुए हैं। ग्रामीणों की ज़मीन को अब हड़पने के लिए जहाँ जहाँ उनकी भाजपा की सरकारें हैं उन राज्यों को आदेश कर दिए हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों की जहाँ जहाँ सरकारें हैं यहाँ पर सब हड़प लो ज़मीन किसानों की। बहुत हालात ख़राब है देश के अंदर। देश इसमें कोई शक नहीं, मैं तो समझता हूँ एमरजेंसी जैसे हालात, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था एमरजेंसी हालात हैं, और वाकई में ऐसे हालात हैं। तमाम चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, रेल की पटरियों से पटरी रेल उतर रही है, रेलों में बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम औरतें थानों में जलाई जा रही हैं। तमाम हमारे देश की और प्रदेश की सरकार का बुरा हाल है, और जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना पदभार नहीं संभालेगी, मैं समझता हूँ ये देश कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। जो विकास था सब ठप हो चुका है, और विकास को दोबारा चालू करने के लिए कांग्रेस को फिर जाना होगा। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में वृक्षारोपण किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित राम मनोहर लोहिया पार्क में वृक्षारोपण किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण किया जाए। इसी के तहत सपा कार्यकर्ता अब महानगर के कई पार्कों में इसी प्रकार से वृक्षारोपण करेंगे ताकि हरियाली हमारे महानगर में कायम रहे। जी के निर्देशानुसार समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, और सभी कार्यकर्ताओं ने आज ये संकल्प लिया कि हम हर एक क्षेत्र में जाकर एक एक पौधा, सभी कार्यकर्ता एक एक पौधा अपने क्षेत्र में लगाएंगे, ताकि हमें शुद्ध वातावरण मिले और हम लोगों को सांस लेने में आसानी हो, ऑक्सीजन मिले। इसी कारण हमने अब ये लोग जो पूरे हफ्ते हम लोग अब वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नगर आयुक्त को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी हुई है, अगर उन्होंने जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेकर यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कराई तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है, और अब खबरों में आगे। रोडवेज विभाग भले ही यात्रियों को तमाम सुविधाएं देने के दावे करता हो, लेकिन उसकी टैगलाइन आपका अपना साथी ही यात्री सुविधाओं के नाम पर यात्रियों के साथ धोखा कर गया। रोडवेज विभाग यात्रियों को बढ़िया सुविधाएं देने के भले ही कितने दावे करता है, किंतु शनिवार का विभाग के दावों की पोल खुल गई। बस यात्री घंटों दिल्ली जाने वाली बस के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। रोडवेज बसों की कमी तो अभी से शुरू हो गई, तब क्या होगा
जब गोवर्धन मेला के लिए अपनी डिपो की बसें मथुरा जाएंगी। आप स्वयं ही अंदाज़ा लगाइए कि विभाग अपने यात्रियों का कितना ध्यान रखता है। जब घंटों बस की राह ताक रहे इन यात्रियों को पूछताछ केंद्र पर भी कोई उचित जवाब नहीं मिल रहा हो, आखिर जवाब मिलता भी कैसे और किससे, जब कोई भी विभाग का कर्मचारी पूछताछ केंद्र पर था ही नहीं। बुजुर्ग हो या फिर जवान, महिला हो या फिर बच्चे, सभी को घंटों तक दिल्ली जाने वाली बसों का इंतज़ार करते देखा गया। रोडवेज विभाग की बसों की कमी के बारे में जब ARM मुरादाबाद डिपो AK सिंह से बात की गई तो जवाब भी बस खाना पूर्ति जवाब देने वाला ही मिला। अब आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि आखिर क्यों न मिले डग्गा मारी बसों को बढ़ावा। जब विभाग की बसें ही घंटों घंटों यात्रियों को मिलेगी ही नहीं तो हताश यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने हेतु किसी अन्य साधन का प्रयोग आखिर क्यों न करे। क्या आखिर इन्हीं लेट व गायब बसों से विभाग की आमदनी को बढ़ाया जाएगा? जिस तरह आज दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि बसों की कमी है, क्या कहना है आपका? नहीं, बसों की आज थोड़ा दिक्कत जरूर इसलिए है कि हमारे यहाँ 25 तारीख को 24 और 25 में माह जो पूरा होता तो संविदा के चालक परिचालक 24-25 में ड्यूटी छोड़ते हैं ज़्यादातर। इसकी वजह से थोड़ा स्टाफ की कमी है, लेकिन फिर भी इसको मैनेज किया जा रहा है कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन्हीं को डाइवर्ट करके पैसेंजर्स को भेजा जाए, पैसेंजर को कोई विशेष दिक्कत ना हो। क्योंकि पैसेंजर्स जो गैप हो जाता है, गैप की वजह से लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स हैं, हालांकि एक एक गाड़ी के पैसेंजर्स हो रहे हैं और उनको भेजा जा रहा है। जी, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम आसाराम शर्मा। जी शर्मा जी, कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। कितनी देर से आप रोडवेज बस अड्डे पर खड़े हैं? आधा घंटा। कोई बस आ रही है क्या? ना आई, भर गई बस। कोई इंक्वायरी पे पता करा क्यों नहीं आ रही है बस? कोई बता नहीं रहा। आपके साथ साथ कितने यात्री हैं जो दिल्ली जाने वाले हैं अभी दिख रहे हैं? शनिवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद मुरादाबाद क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रबंध समिति की मासिक बैठक संपन्न हुई। शनिवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश मुरादाबाद क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद क्षेत्र की 13 प्राथमिक शाखाओं के कर्मचारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख रूप से डिपो स्तर पर लंबित उत्पन्न समस्याओं पर विशेष चर्चा हुई, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह द्वारा निर्देश दिए गए कि शाखावार चुनाव के बाद प्रत्येक शाखा को नोटिस देकर समस्याओं का निदान कराया जाएगा। साथ ही ये भी अवगत कराया गया कि क्षेत्र में कार्यरत शाखाओं का वार्षिक चुनाव अगस्त के प्रथम सप्ताह में होने हेतु सभी को निर्देशित किया तथा आगाह किया कि योग्य कार्मिकों को पदाधिकारी की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। बैठक में रामेश्वर दयाल भारती, सतवीर सिंह, SP सिंह, DK सक्सेना, जयवीर सिंह, जमीर अहमद, विजयपाल सिंह, नरेश राजपूत, निजामुद्दीन, रागनी सक्सेना, तपराज सिंह, महबूब हुसैन आदि लोग उपस्थित रहे। महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एक वर्ष के अंदर रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो प्रांत के महामंत्री उत्तर प्रदेश गिरीश चंद्र द्वारा क्षेत्रों में कार्यक्रम जारी कर दिया गया है कि मुरादाबाद क्षेत्र की प्रत्येक शाखा में चुनाव संपन्न करा जाए। उस संबंध में ये बैठक आहूत की गई है और ये बैठक प्रत्येक माह की 25 तारीख को मुरादाबाद क्षेत्र की निर्धारित है और इसमें हमें चुनाव 1 से 10 तारीख के बीच में अगस्त में कराने हैं। उस संबंध में चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए जाने हैं और समस्त पदाधिकारी, हमारे शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री, क्षेत्र प्रतिनिधि और समस्त आमंत्रित सदस्य उपस्थित हुए हैं और उसी संबंध में हमारे द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि मुरादाबाद क्षेत्र में शांतिपूर्वक और ईमानदारी के साथ चुनाव संपन्न कराएं। पीतल मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। पीतल मजदूर यूनियन मुरादाबाद के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा है कि चौतरफा संकट से घिरे पीतल दस्तकारों को संकट से उबारने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जाने के बजाय आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के नाम पर कर्ज दिया गया। कर्ज देते समय पीतल दस्तकारों की अज्ञानता का लाभ उठाकर आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के तहत मिले पैसों का
हस्तशिल्प विभाग एवं बैंक अधिकारियों ने दलालों के साथ मिलकर बंदरबांट कर लिया। पीतल दस्तकारों को तो कर्ज का एक ही हिस्सा मिला था। इसके बाद वर्ष 2010 में आई भीषण बाढ़ में भी दस्तकारों को भारी नुकसान हुआ। इन सब कारणों से पीतल के दस्तकार बड़ी संख्या में बैंक के बकायादार हो गए। इसके बाद कर्ज वसूली के नाम पर तहसील कर्मियों द्वारा पीतल दस्तकारों का उत्पीड़न शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर नाजायज वसूली की गई और अनेक दस्तकारों को जेल में बंद कर दिया गया। यूनियन ने तहसील प्रशासन की इस कार्यवाही का बड़ा विरोध किया और अनेक बार शासन और प्रशासन को इससे अवगत भी कराया। इसके अलावा जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 34/2 दिनांक 14/5/2015 जिसकी प्रति संगठन को भेजी गई है, मजबूरी में उसको पढ़कर सभी लोग हैरान रह गए। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुरादाबाद में किसी भी दस्तकार का उत्पीड़न नहीं किया गया है और ना ही दस्तकार को जेल भेजा गया है, जबकि तथ्य इसके विपरीत है। सैकड़ों दस्तकारों को जेल भेजा गया, अनेकों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखाए गए। इनमें से कुछ की सूची साथ में संलग्न भी की गई है। उल्लेखनीय है कि बैंकों को CGTSME के कर्ज का 85% क्लेम मिल चुका है। अनेक चालू खातों को भी मनमाने तरीके से बंद दिखाकर NPA करा दिया गया है और क्लेम ले लिया गया। इस प्रकार जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से भी अनेकों को बैंकों की मनमानी के चलते बेरोजगार होना पड़ा। जब जिंदगी से मौत अच्छी लगने का जो यह धरना है, ये जो पीतल मजदूरों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है और ये काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल रही है कि जो कर्जदार हैं, फिर आर्टिजन, इनके कर्जे माफ़ किए जाएं, लेकिन प्रशासन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अमीर लोग उनको उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं। और जो मुख्यमंत्री महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया था, उस पर जो यहाँ जांच के लिए एक लेटर आया, उसमें जो हमारे यहाँ के जिला प्रशासन ने जो ये लिख कर भेजा है कि यहाँ किसी मजदूर का उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। प्रशासन को सही रिपोर्ट भेजनी चाहिए और इनका उत्पीड़न बंद करना। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बिलारी की खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं। बिलारी के शाहबाद रोड स्थित मदरसा गुलशन फातिमा में हाजियों के लिए एक कैंप लगाया गया। मदरसा दारुल उलूम गुलशन फातिमा मोहल्ला रजा नगर शाहबाद रोड बिलारी में हाजियों की ट्रेनिंग के लिए एक कैंप लगाया गया, जिसमें मौलाना नफीस अख्तर कायदे अहले सुन्नत संभल ने हज के अरकान एवं जरूरी मसाइल के बारे में बताया। बिलारी CHC की तरफ से पोलियो ड्रॉप व जरूरी टीके लगाए गए व स्वास्थ्य संबंधी कार्ड भी उपलब्ध कराया गया। हज कैंप का उद्घाटन विधायक हाजी मोहम्मद इरफान ने किया। हाजियों के लिए मदरसे में ही नाश्ते व खाने का भी इंतजाम किया गया था। हज कैंप में मौजूद हाजी मोहम्मद उस्मान, मास्टर रईस आलम, कारी रईस अशरफ, मौलाना हसन रजा, कारी फिरासत हुसैन, कारी इलियास साहब, असरार हुसैन सदर, अशफाक हुसैन, राशिद चौधरी, मास्टर मोहम्मद सुलेमान, डॉक्टर तालिब अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद अनीस, वारिस हप्पू राजा आदि लोग मौजूद रहे। तशरीफ ले जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा न कहकर बाकी सारी बातें आपको ये बताएंगे हमारे उलमा हज़रात, दिया आपकी दुआओं से। एक सिर्फ मेरी दरखास्त है आप सबसे, तो चूंकि इंसान और शैतान का रिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल साथ साथ से है, और वो इतनी ताकत के साथ हमें बहकाने में लगा रहता है, इतनी ताकत से उसकी ज़ुर्रियत बहकाने में लगी रहती है। हमें सबसे ज्यादा खबरदार इस बात पर रहना है कि तक हम बहुत सी जगहों पर उनके अमल के एतबार से, वहाँ के हुक्काम के अमल के एतबार से, वहाँ के पुलिस वालों के अमल के एतबार से, ये आपस में छोटी छोटी बातों पर कभी भी जख्म के बराबर है। बिलारी क्षेत्र में बिजली की समस्या इस कदर बढ़ गई है कि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इसी दौरान सपा कार्यकर्ता नगर में जुलूस निकालते हुए SDM के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन SDM को सौंपा।
बिलारी क्षेत्र में बिजली की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब समाजवादी पार्टी के लोग ही सड़कों पर उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने बिलारी के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज़ एसडीएम कार्यालय पर बुलंद की। इस दौरान एसडीएम बिलारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि मोहल्ला ठाकुरान गल्ला स्टोर पर ईद के बाद से मात्र 40-50 वोल्टेज आ रहे हैं। नगरवासी इतने परेशान हैं कि रात को सो भी नहीं पा रहे, पंखे आदि भी नहीं चलते। एसडीओ हाइडिल द्वारा तथा जेई ने नगरवासियों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला। दिनांक 24 जुलाई को जेई ने 40-50 व्यक्तियों को बुलाया था, लेकिन ये कहकर टाल दिया कि लेबर छुट्टी पर गई है। नगरवासियों को बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो अब समाजवादी पार्टी को प्रशासन से बिजली मांगने की जरूरत पड़ने लगी हो, जबकि खुद सरकार को इस बात की पावर है कि वो अपने क्षेत्र को बिजली पानी जैसी मामूली चीजें मुहैया करा सके। लेकिन बिलारी तहसील की तस्वीर कुछ उल्टी ही नजर आ रही है। बिलारी तहसील क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही अब प्रशासन से बिजली मांगने लगे हैं। इससे खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी की हालत इस समय पूरे बिलारी तहसील क्षेत्र में क्या होगी। कि ठीक ईद वाले दिन से आज 8 दिन हो गए, ट्रांसफार्मर नंबर 9 पर मात्र 50 वोल्टेज आ रहे हैं। एसडीओ ने और जेई ने हमें आश्वासन दिया कि जो हरिजन वहाँ पर बस्ती है वो लोग नहीं लगने दे रहे। अब नहीं है हमारे पास। हम कल ठीक 6 बजे कम से कम 250 आदमियों का जत्था उनके बस्ती में पहुँचा। उन्होंने कहा कि लाइट तो हमें भी चाहिए, हम विरोध क्यों करेंगे। अब जेई ने ये कह दिया कि कल सुबह 6 बजे और 8 बजे के बीच में आ जाना। और एसडीओ से हमारी बात हुई, उन्होंने भी हमसे यही कहा। जब हमने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? पहले ये कह रहे थे कि हरिजन विरोध कर रहे हैं, लाइट तो हरिजन को भी चाहिए, क्या उन्हें नहीं चाहिए लाइट? आखिर उनको मोहरा बनाया जा रहा था और आज सारे लोग इकट्ठा होकर एसडीएम साहब के आए हैं। हमारी मांग ये है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर उसको दुरुस्त किया जाए। इतने लोग परेशान हैं, उनका क्या हाल होगा? बार बार लाइट भागती है, क्या होगा? आज 20 साल हो चुके हैं, लाइन नंबर 9 पर आज तक कुछ नहीं हुआ। आज हम विधायक जी के पास अपना न्योता लेकर आए हैं, फहीम भाई के पास न्योता लेकर आए हैं। सारे समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं और आज हम एसडीएम साहब से हमें मिलना है। समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो समाजवादी पार्टी विपक्ष की पार्टी हो और सत्ता पक्ष से बिजली मांग रही हो। कोई नहीं कह सकता था कि समाजवादी पार्टी सरकार में है और इस समय सपा का पूरा रसूख प्रदेश के हर कर्मचारी और अधिकारी के ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि बिलारी क्षेत्र के सपाइयों को ही प्रशासन के सामने बिजली मांगनी पड़ रही है। बिलारी स्थित सिंडिकेट बैंक में ग्राहक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक कर्मचारियों के साथ ही बड़ी संख्या में बैंक के ग्राहकों ने भी हिस्सा लिया। सिंडिकेट बैंक की वार्षिक प्रगति की समीक्षा के लिए अखिल भारतीय ग्राहक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राहकों को विभिन्न जमा योजनाएं एवं ऋण संबंधी योजनाओं के विषय में जानकारियां दी गईं। बैंक का लक्ष्य आगामी वित्त वर्ष के लिए 5 लाख करोड़ का व्यवसाय करने का है। इससे ग्राहकों की भागीदारी अनिवार्य है। बैंक इस वर्ष अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है। बैंक ने अपना व्यवसाय 8,000 रुपए की पूंजी से शुरू किया था एवं अब तक 4.81 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय, 4.68 करोड़ ग्राहक, इसके अलावा 3500 शाखाओं में 3400 एटीएम एवं 32,000 कर्मचारियों के सहयोग से बैंक कार्य कर रहा है। समय के साथ साथ ही बैंक ने मिस्ड कॉल के द्वारा शेष धनराशि जानने की सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग, ई पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सेवा भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध करा रखी है। इसके अलावा सरकार की तरफ से चलने वाली समस्त योजनाओं का लाभ भी बैंक के ग्राहकों को तत्काल दिया जाता है तथा अन्य जानकारियां भी ग्राहकों को दी जाती हैं ताकि संतुष्ट होकर ग्राहक उनके बैंक से जुड़े रहें और आगे तक बैंक उनके सहयोग से कार्य करता रहे। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक संजय सक्सेना, उप शाखा प्रबंधक मुकेश राम के साथ ही महेश पाल, आशीष, नितिन, मोनू आदि लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। के लिए हम सब
यानी कर्मचारी हर तरीके से आपकी सेवा करने को तैयार हैं और आपको कोई परेशानी लगती है तो हमारे शाला कर्मचारी से तुरंत आप बोलिए, हम इस बात का ऐतराज़ निभाएंगे कि आपके साथ ये है। और देर समय की बात किसी को आ जाता है, पेमेंट की बात आ जाती है देर से, उसको देने के लिए हम उसको भी तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी हम आपका काम नहीं निकालेंगे, आज तो मीठी बात कर दी, कल को आप कह रहे हैं अरे आज जाइए वहाँ टाइम निकल गया, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आपको परेशानी दूर हो। इस व्यापारी है उसको भी हम निवेदन चाहेंगे कि वो किसी किस्म से हमें हमसे वो नहीं हो और नाराज़ भी नहीं हो, अच्छे हैं, सुविधाजनक है। आप सबसे मैं अपना इंशाअल्लाह जो रखा है मैंने, आपको कोई भी गलत इसमें लग रहा हो तो मैं आप माफ़ी चाहता हूँ, तो मुझसे आप बोलकर कीजिएगा आपने ये गलत सब पूरा है, इसलिए मैं आप सबके कोई पेनल्टी फीस नहीं ली जाएगी, ना कोई दंड दे होगा आपको कि हाँ आपने तोड़ दिया तो उसको कोई दंड दे। तो ये एक और खास बात है, इससे आप आरटी खुलवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे आप अपने पैसे बचाइए, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, इंटरेस्ट तो सर फ्लोटिंग होती है, फ्लोटिंग अभी के हिसाब से है 8.25%, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।